प्रभात सर आप ले रहे थे करके इससे पहले कई महत्वपूर्ण विषयों में चर्चा आज हम लोग तीसरे दिन में प्रवेश कर चुके हैं। 2 दिन बीत गया, ऐसे ही आज का रहने की बात केवल 2 दिन बचे हैं। 5 दिन भी कैसे बीत जाएगा पता भी नहीं चलेगा। अभी मैं बाहर में था तो भैया सर हमारे पास आए और उन्होंने कहा कि सर मैं न्यूली अपॉइंटेड मास्टर हूँ और मुझे उतनी जानकारी नहीं है जितनी कि जो लोग 15 वर्ष से काम कर रहे हैं, 20 वर्षों से काम कर रहे हैं, उतना अनुभव हमें नहीं है। तो मेरे ध्यान में एक बात आई कि जीवन में कोई भी काम जब लोग पहली बार शुरुआत करते हैं तो वो अनुभव प्रथम ही होता है और अगर आप उसी जगह पर इस उद्देश्य के साथ उस काम को गति देते हैं कि नहीं मुझे मैक्सिमम बातें जो है उसको सीख लेनी है और सीख करके इम्प्लीमेंट करना है, तो आपके लिए कोई कठिन काम नहीं होता। अभी कहाँ यूज कर रहे हैं, नहीं मिला है। क्योंकि आप आज ज्वाइन करें या लोग 25 वर्षों से काम कर रहे हैं, काम एक ही कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप अगर आज ज्वाइन किए तो आपके लिए अलग रूल्स एंड रेगुलेशन है या लॉज है, जो लोग 25 वर्ष से कर रहे हैं उनके लिए अलग है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इसलिए तब है क्या कि जो लोग नए हैं उनको पता नहीं चलता है। जैसे कल मैं सेशन ले रहा था बैच 1 में, तो वहाँ भी कुछ लोग थे एकदम न्यूली अपॉइंटेड। उन्होंने कहा सर हमें अभी तक कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि क्या काम करना है क्या नहीं करना है। शुरुआती दौर में समस्याएं होती है, आती है, लेकिन उसका निदान भी आप भी लोग ढूंढते हैं। जैसे हम लोगों ने किया उसी तरह आप भी सीख जाएंगे, ये विश्वास करें। आज अभी जिस विषय पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। कृपया सभी लोग थोड़ा सा ध्यान हम आकृष्ट करना चाहेंगे। पीछे तक मेरी आवाज आ रही है ना? आ रही है। यह देखिए आज तीसरा दिन है और अगर कोई आकर के आपसे यह पूछे कि आपने पिछले 2 दिनों में क्या सीखा, तो विभिन्न तरह के उत्तर आएंगे। कोई कहेंगे कि मुझे तो 2 दिन की ट्रेनिंग पूरे बेकार हो सकता है, ये मैन टू मैन वैरी करता है। कुछ लोग कहेंगे बहुत अच्छा अनुभव रहा। कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो लोग कहेंगे सो था, कुछ अच्छी बातें भी थी, कुछ सेशन बेकार हुए। कुछ लोग के लिए ऐसी भी बातें होंगी वो कहेंगे इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं थी। कुछ लोग कहेंगे चलो विद्यालय से कम छुट्टी तो गई, 5 दिन 10 दिन कम से कम फ्री तो है, 5 दिन फ्री है, नहीं तो वहाँ सांस लेना भी मुश्किल होता। कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं। क्या विभिन्न तरह के जो है की बातें आपके सामने आई। यह देखिए आपने बहुत दिन पहले एक कहानी पढ़ी होगी और ये महात्मा गांधी का उनका ही जो है उनकी जो पुस्तक है ऑटोबायोग्राफी सत्य के प्रयोग जो है उसमें उन्होंने इस बात पर चर्चा की कि एक जो दृष्टिबाधित लोग हैं उनके सामने एक हाथी को ले जाए और उस हाथी को उन लोगों ने टच किया। तो किसी ने उसका सूंड पकड़ा, किसी ने उसका पैर, किसी ने पूंछ, किसी ने उसके कान पकड़े। तो जब उन लोगों को पूछा गया कि हाथी कैसा होता है, तो किसी ने कहा हाथी वो पैर पकड़े थे, कहा कि गोल सा लंबा पलखा जैसा वैसा होता है। किसी ने कहा अरे वो झुका हुआ कभी उठता था, कभी नीचे होकर इन्होंने सूंड पकड़ा। किसी ने कहा हाथी जो है कान भी इन्होंने पकड़ा था। तो वो ये देखिए यानी कि जिसने जिस रूप में देखा उसी तरह उसकी व्याख्या की।
यही बातें हमारे आपके साथ हुई। यहाँ ऐसा नहीं है कि हम लोग वो दृष्टिबाधित लोग हैं या हमारी सभी कैटेगरियां खुली हुई, एक आध एक्सेप्शन अगर कोई होंगे तो वो छोड़ कर दे। अब है क्या कि यहाँ अभी हम लोग हैं, लेकिन क्या ईमानदारी से आप कह सकते हैं कि पूर्ण रूप से स्कूल से यहाँ है तो पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं, आप स्कूल को भूल गए हैं? ऐसा संभव है क्या? ऐसा संभव नहीं है। आप यहाँ भी हैं तो बड़ी आपका ध्यान अपने विद्यालय पे लगा हुआ है कि पता नहीं कौन सी बात हो जाएगी, अंततः बकरा तो हमें ही बनना है, इसीलिए दिमाग हमारा वहाँ रहता है। रणवीर सर हमारे भैया हैं और सामने बैठे हुए हैं। आने के साथ आज सुबह बातचीत हो रही थी, रात में भी हुई, उन्होंने कहा कि स्कूल दैट हम उनका चले देखिए हमारे ये इनकी चिंता या इनके लिए हमारी चिंता यह क्या बयान करती है कि हम कहीं भी रहें, जब सरकारी नौकरी में है तो फिर हमें जो है वो काम हमारा है तो हमको करना ही पड़ेगा। अभी जो टॉपिक है यह क्या है कि क्लास में बच्चे आते हैं, पिछली कक्षाओं में या आगे होगा किसी में लेसन प्लान, उस पर चर्चा नहीं हुई है ना? मतलब डिटेल में चर्चा नहीं हुई, एक बार हमने चर्चा किया था, वो चर्चा है लेसन प्लान पर उसका चर्चा नहीं हुई, लेकिन हम लोग करते आ रहे हैं। आखिर उद्देश्य क्या है, क्यों करते हैं, लेसन प्लान बनाने का क्या कारण है, लेसन प्लान क्यों बनाते हैं? कोई भी आपके शिक्षक जो है वो क्यों बनाते हैं? क्लास को सही से संचालित करने के लिए लेसन प्लान होना आवश्यक है। और क्या होता है सर? बच्चों को क्रमबद्ध जानकारी देते हैं, क्रमबद्ध सिस्टमेटिक जो हमें ज्ञान देना है उसके लिए इधर से मैं बता रही थी हम जो बच्चे को जज कर पाते हैं कि बच्चा कितना जान रहा है, यानी उसका पूर्व का क्या नॉलेज है और उसके अकॉर्डिंग हमें कितना देना है, इस चीज को हम देखते हैं। अब जरा सबकी जो बातें आई पूरी तरीके से, इसका निचोड़ क्या है कि बच्चों में हम परिवर्तन लाना चाहते हैं। उसका अगर एक लाइन में कहा जाए, पूरे इंटायर बीएड का जो सिलेबस है या डीपीएड का जो सिलेबस है या डीएलएड का जो सिलेबस है, उसको अगर एक शब्दों में उसे उकेरा जाए तो वो क्या होता है कि बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन, दैट इज नोन एज लर्निंग, हमने पढ़ा होगा बीएड में। हमारे उद्देश्य भी लेसन प्लान बनाने का वही है। लेसन प्लान जो है यह किससे जुड़ा हुआ है? आपके लर्निंग आउटकम से जुड़ा हुआ है। बच्चा सुबह आता है और शाम तक आपके यहाँ बैठा है। बच्चों के जो अभिभावक होते हैं या उसके माता पिता हैं, उनके ध्यान में है कि मैंने शिक्षक के हवाले स्कूल में बच्चों को छोड़ दिया है, और जब बच्चा यहाँ से वापस जाता है तो माँ बाप ये सोच के चलते हैं कि स्कूल जैसे पवित्र संस्था से जब हमारा बच्चा आया है तो बहुत सारे ज्ञानों को लेकर के आया है। उसके सुबह आने और शाम को यहाँ से जाने के बाद उसके व्यवहार में कितना परिवर्तन हुआ, उसके नॉलेज में कितना चेंज आया, जो ज्ञान उसको पहले था उस ज्ञान की अभिवृद्धि हुई। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो ज्ञान बच्चा लेकर के आया था उस ज्ञान में और कुछ कमी तो नहीं हो गई? कुछ कमी किस सेंस में होगा? कमी किस सेंस में? ज्ञान कैसे कम हो जाएगा? ज्ञान क्या रिवर्सिबल प्रोसेस है? रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं है, लेकिन अगर हम मिस इंटरप्रिटेशन करते हैं या रॉन्ग इंफॉर्मेशन देकर के उसे भेजते हैं तो वह ज्ञान का जो पैमाना था और कमजोर जरूर हो जाएगा। मान लीजिए कि बच्चों को हमने एक प्रश्न पूछा है कि आप बताइए कि पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब करते हैं? कब करते हैं सर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया? सूर्य की उपस्थिति में करते हैं, उसके दिन में करते हैं। जरूरी नहीं सकती में बारिश का मौसम क्या
जब सूर्य उदय हुआ होगा यानी आपका वही है कि जब सूर्य उदय होता है उसी समय फोटोसिंथेसिस हो रहा है। अब देखिए ये और श्वसन की बात, अगर कोई पूछता है कि कोई जीव जंतु या हम लोग श्वसन करते हैं, ये तो सबको पता है कि 24 घंटा करते हैं। वही अगर पौधे के बारे में पूछा जाता है कि पौधे कब श्वसन करते हैं, क्या जवाब होगा? 24 घंटे 24 घंटे करते हैं। सर कह रहे हैं 24 घंटे करते हैं, आप क्या कह रहे हैं सर? 24 घंटे। अब देखिए यह जनरल माइंड सेटअप है। अभी प्रकाश संश्लेषण की बात हो रही थी, तो जो लोग विज्ञान के हैं वो तो जान ही रहे होंगे, बाकी लोग जो नहीं है, क्योंकि ये नॉर्मल सी बात है, आपके एनसीईआरटी में सब लिखा हुआ है और ये फैक्ट है कि फोटोसिंथेसिस दिन और रात दोनों में होती है। कोई एक रिएक्शन तो है डार्क रिएक्शन होता है और दूसरा हमारा लाइट रिएक्शन होता है। अब देखिए अगर इस इंफॉर्मेशन को हमने बच्चों को दिया तो बच्चे क्या याद कर लेंगे कि फोटोसिंथेसिस दैट इसके दिन में केवल होता है। अब देखिए बच्चा अगर जान भी रहा है तो हम उसे कह देते हैं फोटोसिंथेसिस जब दिन में होता है, बच्चा यहाँ से घर से कुछ और पढ़ के आया था या हमने उसके दिमाग में कुछ और ठोक दिया। तो हमें क्या होना है, हमें लर्निंग आउटकम के प्रति सचेत रहना पड़ेगा कि हम जो दे रहे हैं वो आउटपुट कितना निकल रहा है। कल आप लोगों ने एक क्लास किया होगा, उस क्लास में इस बात की चर्चा हुई होगी कि हम इनपुट क्या देते हैं, हमारे प्रोसेस क्या होते हैं और हमारा आउटपुट क्या होता है। तो हमारा आउटपुट जैसे कंप्यूटर में क्या करते हैं कि इनपुट के रूप में हम माउस का प्रयोग करते हैं या फिर हमारा कीबोर्ड होता है, उसके माध्यम से इंस्ट्रक्शन को डालते हैं। और प्रोसेसिंग क्या है, जितना चीज भी उसमें सॉफ्टवेयर वर्क कर रहा है वो सभी प्रोसेसिंग है। टीचिंग स्किल्स, टीचिंग पेडागोजी, जितना चीज भी थोड़ा सा रात में भी होती है, लेकिन एक समान नहीं होती है। दिन के कंपैरिजन में रात में बहुत ही स्लोली होती है। मैंने ऐसा नहीं कहा, मैंने क्या कहा कि बराबर होता है, मैंने तो ऐसा नहीं कहा। इसीलिए कहते हैं कि क्लास में रहिए, जब तक क्लास में जो है कोई बात ऐसी कहीं नहीं जाएगी तब तक जो है आप प्रश्न पूछिए, लेकिन पूरा हिसाब से। रेट ऑफ जो है फोटोसिंथेसिस को या रेट ऑफ रेस्पिरेशन मेन फैक्टर जो है उसी को गवर्न करता है, मेन फैक्टर उसी को गवर्न करता है। इसी कारण सनलाइट का नेसेसिटी है, दैट इज कैटलिस्ट। सनलाइट कैटलिस्ट का वर्क करता है। ऑब्वियसली जब रहेगा तो उसमें भी ज़्यादा होगा। रात के समय में सूरज गायब तो नहीं हो जाता है ना, क्या हम लोग ब्लैक होल में चले जाते हैं, सारी एनर्जी उसमें चली जाती नहीं जाती है। रात के समय में लाइट रहता ही है, भले उसका जो है इंटेंसिटी बिल्कुल कम है, इसी कारण ऐसी बात है। चलिए फिर भी इंटरेक्शन के लिए धन्यवाद। अब हम लोग बात कर रहे थे, बात कुछ और कर रहे थे, बीच में जोड़ने के लिए लर्निंग आउटकम की बात। देखिए जब भी लर्निंग आउटकम की बात हो तो उसमें अच्छा अगर कोई पूछे पीछे जो लोग बात कर रहे थे क्या इधर ध्यान दीजिए, नहीं तो फिर लगता है अजीब सा क्लास। लर्निंग आउटकम क्या है? अगर कोई पूछे कि लर्निंग आउटकम यानी कि अधिगम प्रतिफल जिसे कहते हैं, यह है क्या? ये क्या है? जरा बीएड की दुनिया में वापस पढ़ो। अधिगम प्रतिफल को अगर कहा जाए कि ये क्या है, सीखने के बाद उसके व्यवहार में जो परिवर्तन दिखता है वो लर्निंग। ये तो उसका प्रोसेस हो गया। वास्तव में ये क्या है? लर्निंग आउटकम एक स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट जिसके आधार पे हम ये निर्णय करते हैं कि किसी व्यक्ति में इतना कुछ परिवर्तन हुआ, यानी ये स्टेटमेंट है। अब देखिए इसमें तीन ही बातें हैं, इस स्टेटमेंट में तीन बातें। कौन कौन सी बातें हैं? एक तो हमने जो बात कही कि नॉलेज सीखो, दूसरा है हमारा स्किल। स्किल जो है यह क्या होता है, इसको परिभाषित किया जा सकता है क्या? स्किल को कैसे परिभाषित करेंगे? स्किल किसे कहते हैं? किसी काम को हम कैसे
करते हैं, कार्य करने की तकनीक है ना, कैसे करते हैं। साथ ही एस्केप में एक और बात है कि हमने जो उसे ज्ञान दिया उस ज्ञान का इस्तेमाल वो कैसे करता है, दैट इज नोन एज एस्केप। यही एस्केप है। तो अब देखिए, तो एक पहला हो गया बिंदु नॉलेज, दूसरा हमारा है एस्केप और तीसरा हमारा है एटीट्यूड्स। एटीट्यूड्स क्या होता है? अभिवृत्ति जैसे होता है। ये क्या होता है एटीट्यूड्स? एटीट्यूड्स को कैसे परिभाषित करेंगे? कैसे करेंगे एटीट्यूड्स को? बताइए। लेकिन कुछ ऐसे शब्द हैं जिसको हम लोग लगातार यूज करते हैं, जानते हैं उसके बारे में, लेकिन परिभाषित करने की जब बात आए तो बड़ी मुसीबत है। कैसे करें परिभाषित? तो एटीट्यूड वास्तव में क्या होता है? दक्षताओं को दिखाने के लिए जो है ना, एक्सप्लोर लोग करना शुरू कर देते हैं, वो एटीट्यूड होता है। जैसे कभी कहा गया कि इस पेड़ में फल लगता है और फूल लगता है, लेकिन कभी कभी लगता है कि पेड़ ऐसे मतलब निकल जाते हैं, शुरू होता है कि ये पेड़ झुक गया और ये काफी विनम्र है, तो ये एटीट्यूड से शुरू होता है। देखिए, एटीट्यूड क्या है कि हमने उसे ये बताया कि मैथ्स में प्रतिशत जो है बच्चों को होता है। मान लीजिए तीसरी कक्षा या 5वीं या 8वीं कक्षा, जिस कक्षा में प्रतिशत को बढ़ाना है, संभवतः 6ठी कक्षा से स्टार्ट होती है, तो उसी क्लास में प्रतिशत का ज्ञान हमें बच्चों को देना है। अब प्रतिशत का ज्ञान हम क्यों देते हैं? इसलिए कि कोर्स है लिखा हुआ, इसी कारण उसको पढ़ा देना है कि प्रतिशत का ज्ञान हम इसलिए देते हैं कि बच्चे उसका इंप्लीमेंट जो है विभिन्न कामों में कर सकें। तो एटीट्यूड यही है कि उसकी प्रवृत्ति जो है उसमें आपके पढ़ाए हुए नॉलेज और स्किल का इस्तेमाल करते हुए वह कितना एबल हुआ है किसी वर्क को करने के लिए, यह हमारा एटीट्यूड। तो यही 3 चीजों जो है लर्निंग आउटकम में आज हम लोग उससे संबंधित और भी विस्तार से बात करेंगे। उससे पहले होता है जैसे आपने बताया कि हमने जिसको पढ़ाया उसका वो यूज कैसे कर रहा है, वो एटीट्यूड। आजकल एक नॉर्मल सेंटेंस बड़ा एटीट्यूड दिखा रहा है, ऐसा लोग बोल रहे हैं। यहाँ एक्सप्लेन तो नहीं होता, बिल्कुल बता रहे हैं उस बिल्कुल। आप इस एटीट्यूड की बात कर रहे हैं। एटीट्यूड 2 तरह के, आपका एटीट्यूड का मेंटल सेटअप और मेंटल सेटअप जो है वह इम्पोज कैसे होता है। एक दिन की बात करें, जब कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव जो है डेवलपमेंट जब होता है, चेंजेज आपके बिहेवियर में आता है, तो आपका मेंटल सेटअप बनता है। जैसे एक उदाहरण के तौर पर बता दें, यहाँ हम सभी लोग हैं, मैं भी हूँ। मुझे लगता है कि आप जो प्रश्न कर रहे हैं इस प्रश्न का हमें जवाब देना चाहिए। अब जो है, अगर मैं जवाब दूं और आप ना सुनें, या आप जवाब दें या प्रश्न करें मैं नहीं सुनूं, ये दोनों स्थिति कैसी स्थिति होगी? निगेटिव। यहाँ क्या है, यहाँ क्या आता है, एक शब्द हम लोग अक्सर सुनते हैं, दैट इज नोन एज ईगो। ईगो हर्ट। अगर ईगो की प्रॉब्लम है कि हम तो है नहीं, सर की बात समझ कैसे हो सकते हैं, सर भी मास्टर हम भी है मास्टर, उनकी बात से समझ लेना नहीं हो सकते। ऐसे कई उदाहरण हमने जो है, चूंकि टीचिंग जो है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से रिलेटेड इतने सारे ट्रेनिंग वर्कशॉप में मैंने काम किया है। रंजन सर हमारे साथ हैं, कई वर्ष तक हम लोग के साथ मैंने काम किया है। एक आध बार ये स्थिति हो गई कि सामने हम लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं और सामने जो ट्रेनर देने आए ट्रेनिंग है उनसे एक दिन लग रहा था कि मार की नौबत आ जाएगी, और उसका कारण कुछ नहीं था। उसका कारण क्या था सर, कि उसका मेंटल सेटअप पहले से उन्होंने बना रखा था, हम तो इससे अच्छे हम नहीं कर सकते, उनको भी उसमें है। तो देखिए, यही होती है लगातार जब आपका वो व्यवहार में आप सब कुछ करते जाते हैं, और अगर आप पढ़ाने के क्रम में नकारात्मक बातें उसके दिमाग में दे रहे हैं, मान लीजिए आप पढ़ाते हैं और पढ़ने के
साथ करते हैं क्या? अरे कुछ नहीं, सरकारी स्कूल बेकार है, यहाँ कुछ बढ़िया हो रहा है, तुम्हारा भविष्य नहीं बनेगा, बेकार है, तो तुम कुछ नहीं कर सकते हो, यहाँ पे भरोसे रहोगे कुछ नहीं होगा तुम्हारा। अब उसका एटीट्यूड क्या होगा? तो सोच के आएगा बच्चा कि हम तो यहाँ आते हैं, यहाँ कोई परिवर्तन हमारे नहीं वाला नहीं, हम कुछ कर ही नहीं सकते। तो इस एटीट्यूड को हमें चेंज करने की आवश्यकता है। हम एज ए टीचर जो है, एज ए टीचर क्या होता है? फैसिलिटेटर। उस दिन आपने कहा था साइड में फैसिलिटेटर, हम उस रोल को अदा करते हैं और हमें करना भी चाहिए। तो लर्निंग आउटकम में ये 3 बातें हैं। अब देखिए इसी में जो एटीट्यूड में है, यह बात क्या होता है कि लर्निंग आउटकम्स आते हैं। लर्निंग आउटकम्स में क्या आएगा? लर्निंग आउटकम्स में कौन सी बात जो चेंज आएगा? तो एक होगा उसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, कि उसकी मनस्थिति जो है या मनोदशा जो है या उसका उसके अंदर जो हो सकता है कोई जमा हो, उसमें कितना जो है चेंज होगा। एक बात होगी। दूसरी बात ये है कि सामाजिक स्तर पर जो चीज आप उसे देने के लिए चाह रहे हैं वो समाज के लिए कितना उपयुक्त है, वो समाज में एक्सेप्टेबल है या नहीं। कोई बदमाश इसको कहते हैं सर, बदमाश किसे कहा जाता है? बदमाश के बाहर के घर से जुड़े जाता है। बदमाश हम आप उसे क्या क्यों कहते हैं कि ये बदमाश है? क्यों? क्योंकि उनका वर्क जो है सोसाइटी के द्वारा एक्सेप्टेबल नहीं है, इसीलिए वो बदमाश होते हैं, क्योंकि समाज उसे स्वीकार नहीं करता है। समाज ने एक मानक बना रखे हैं कि हमारे पास ये नॉर्म है, उस नॉर्म के अनुसार ही हमें काम करना है। उसके इधर कोई भी काम करता है तो वह जो है समाज उसे स्वीकार नहीं करता। आपने एक शब्द को सुना होगा, हम लोग आपस में बातचीत की तरह में भी कहते हैं, कुछ देर बात की और उसके बाद तीसरे के बारे में कहते हैं अरे वो पागल है। अक्सर कहते हैं लोग, इसके तो हंसी मजाक करते हैं उसकी बात पर, तो वो पागल है। क्या वो पागल है? क्या वो पागल है? लेकिन हम लोग बात करते हैं पागल है। वहाँ पागलपन क्या है? वहाँ पागलपन वो मेंटल जो है डिफ्यूजन की स्थिति मत समझिए। पागल का सेंस यह भी होता है कि अपने धुन का पक्का व्यक्ति वह भी पागल है, कि उसे बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं है। वो इसलिए पागल है क्योंकि अपने धुन में रमा हुआ, उसके बाहरी दुनिया से कोई मतलब ही नहीं है। जिस काम वो कर रहा है उसमें वो इन्वॉल्व है, इसीलिए हमारे अनुसार वो नहीं चल रहा है। समाज उससे अपेक्षा करता है कि भाई हमारे अनुसार कुछ काम करो, उसे लगता है कि नहीं हमारे लिए तुम्हारा काम बाधित होगा, पागल है। यह देखिए यह वैरी करता है। अब इसकी आवश्यकता क्यों है? ये इस ट्रेनिंग में क्यों लर्निंग आउटकम को जोड़ा गया? तो लर्निंग आउटकम को जोड़ने का यही कारण है कि हम जो है डिफरेंट पैटर्न्स अपनाते हैं और उस पैटर्न के आधार पर एक शब्द, जिस शब्द पे सभी गौर करेंगे, ये शब्द क्या है कि हमें हर एक बच्चे को जो भी हमारे सामने लर्नर्स आ रहे हैं, चाहे वो बच्चा हो या टीचर भी क्यों नहीं, हम टीचर को सिखाते हैं क्योंकि हम एडमिनिस्ट्रेटर, तो हम एडमिनिस्ट्रेटर हैं तो हम टीचर के लिए भी रोल मॉडल हैं। हम उन्हें भी सिखाएंगे, हम उन्हें भी बताएंगे कि आपकी ये कमी है और ये आमतौर पे आप लोग करते ही होंगे, सभी लोग करते हैं, चाहे जिस रूप में करते हैं। तो हमें बनाना क्या है? बच्चों को स्मार्ट बनाना। क्या बनाना है? स्मार्ट। इस स्मार्ट के एब्रिविएशन है, आप लिख ले चाहते हैं तो एस पर होता है स्पेसिफिक, एस पर होता है स्पेसिफिक। स्पेसिफिक की हिंदी क्या होती है? विशिष्ट, है ना? विशिष्ट, तो स्पेसिफिक। दूसरा क्या होता है? एम फॉर मेजरेबल। मेजर किसे कह सकते हैं? मेजरेबल। मेजरेबल की हिंदी क्या होती है? मापनीय। क्या होता है? मापनीय, जिसे मापा जा सकता है। फिर हमारा है ए फॉर होता है अचीवेबल या फिर अटेनेबल, आप जो लिखना चाहते हैं दोनों का लगभग एक ही चीज है। अचीवेबल या फिर अटेनेबल, उसकी हिंदी होती है प्राप्य, है ना? जिसको कि हम प्राप्त कर सकते हैं, वो प्राप्य। उसके बाद है आर फॉर है रेलिवेंट। रेलिवेंट का मतलब क्या होता है? संबंधित। रेलिवेंट का मतलब है संबंधित। और टी फॉर है टाइम बाउंड। ये टाइम बाउंड, इसका मतलब उसका समझते हैं समयबद्ध,
नहीं तो कम से कम टाइम बॉन्ड प्रमोशन तो सब लोग जानते होंगे जो है, जो लोग पुराने हैं उनको तो पता ही होगा टाइम बॉन्ड प्रमोशन 10 साल 12 साल या 24 साल या 36 साल जो भी आपको मिलेंगे। अब देखिए, अगर आपको बच्चे को बनाना है स्मार्ट, अगर इस 5 वर्ड को हम अपनी माइंड में रखें तो इसके इतर स्कूल कुछ है ही नहीं। इसी 5 चीज में सभी बातें आती है जो एक अच्छे शिक्षक को और एक अच्छे प्रशासक को अपने शिक्षकों से अपेक्षा होती है। जैसे आपने अक्सर देखा होगा कि अगर कोई शिक्षक जो है किसी क्लास में गए, अब वो कक्षा है 8वीं का और वो शिक्षक बड़े अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, हम कहते हैं अरे वाह वो टीचर बहुत नॉलेजेबल है, लेकिन वहां जाकर के 8वीं कक्षा के बच्चों को अगर 12th की बात हम दिमाग में घुसाने की कोशिश करें, इसलिए विदाउट आई एम नॉलेजेबल अगर ये कर रहे हैं तो आपको क्या लगता है वो लर्निंग जो है सही होगा? वो लर्निंग सही नहीं होगा। हम गए मैथ्स पढ़ाने के लिए, वहां बात कर रहे हैं संस्कृत की, क्या वो सही रहेगा? हम गए पढ़ाने के लिए हिंदी और वहां बात कर रहे हैं इंग्लिश, कहते हैं हिंदी में राइट करो। हमने देखा है, हमने कई शिक्षकों को सुना है, सभी बच्चों लिसन मी, हिंदी में राइटिंग लिखनी है। अरे भैया आप हिंदी पढ़ा रहे हो तो आप राइटिंग लिखा रहे हो, इसका मतलब है कि आपने सही से पढ़ाई नहीं है। तो आपको जो है यह चीज हम एक हेडमास्टर होने के नाते हमें देखना चाहिए कि जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं वो पढ़ाने में कौन कौन सी कमी कर रहे हैं। होता क्या है कि लेसन प्लान या लेसन नोट्स जो भी शिक्षक पढ़ाते हैं, सर किधर है फला आज कार्य वाले सर साइन कर दीजिए, फला पहुंचे छुट्टी ले गए, अरे हम लोग पर कार्रवाई है होता है 25,000 लेके हम लोग 25,000। अब ये स्थिति अगर आप देखेंगे नहीं तो क्या होगी? आपको जो है इसी कारण सरकारी नियम क्या करता है कि आप शिक्षकों से पहले जाइए, इसलिए नहीं कि आप विद्यालय के प्रधान हैं, इसलिए नहीं, आप इसलिए जाइए क्योंकि अगर आधा घंटा पहले जाएंगे तो आप एक प्लान बनाएंगे कि आज हमें विद्यालय को ऐसे चलाना है, उसमें इन सब बातों को ही समाहित करने का आपको समय मिलेगा। इसलिए अब देखिए, तो इसीलिए पहला शब्द जो है स्पेसिफिक है। दूसरी बात ये है मेजरेबल, कोई व्यक्ति कितना सीखा, इसको कैसे मापते हैं आप लोग? कोई बच्चा जो है कितना सीखा, इसको कैसे मापते हैं? कैसे कैसे बच्चे को पढ़ाना है, इससे मिला जुला उससे सवाल करते हैं, जवाब दे पा रहा है। ठीक है, सर का है कि जब बच्चे को पढ़ाते हैं हम तो वो कितना जवाब दे पा रहा है। एक तरीका यह भी होता है कि हम क्लासरूम में ही पढ़ाते ही ऑब्जर्व करते कि बच्चा कितना जानता है। अब ये इसकी सकारात्मक बातें क्या है कि आपको कुछ बच्चों के बारे में जो एक्सट्रोवर्ट है, जिसे हम कहते हैं एक्सट्रोवर्ट, वो बच्चा खड़ा हो जाएगा और कहेगा कि हाँ मैं जवाब दूं सर, आप कहेंगे हाँ वेल डन बहुत बढ़िया तुम जान रहे हो। अब इसके नकारात्मक पक्ष भी है, कुछ बच्चे इंट्रोवर्ट होते हैं, वो कुछ नहीं बोलते लेकिन वो सबसे ज्यादा समझते हैं। उस स्थिति में क्या आपका यह मेजरमेंट का जो तरीका है ये सही है? आप तो मान के चलेंगे, वही एटीट्यूड वाली बात है कि माइंड सेटअप कर लेंगे कि बच्चा बहुत अच्छा है क्योंकि क्लास में वो जवाब देता है। जो बच्चा जवाब नहीं दिया गया वो खराब है क्या? अभी हम लोग यहाँ से लेके पीछे तक बैठे हुए हैं ना, क्या कुछ लोग पीछे में बैठे हुए हैं, कुछ साइड में हैं, अपना शांत होकर सुन रहे हैं, क्या मतलब है कि मैं बहुत होशियार हूँ, वो बकले हो क्या? ऐसी बातें नहीं है। हो सकता है कि वो बहुत जानकार हो, हमसे बहुत ज्यादा अनुभव रखते हैं, बहुत ज्यादा अनुभवी हैं भी, लेकिन शांति से उनको सुनना अच्छा लगता है, सोचते हैं क्या आप बात नहीं करना, अपना शांति से सुनते हैं। कुछ लोग होते हैं कि नहीं हमको बात रखनी, अच्छे हैं इसका मतलब वो खराब नहीं है कि उसको कहेंगे कि वो बोलता है इसका मतलब खराब है, ऐसी बातें नहीं है। वो अच्छे हैं लेकिन उनके अंदर यह भी पोटेंशियल है कि कैसे हम जो है जवाब दे सकते हैं, वो भी अच्छे हैं। कुछ बच्चे जो मेडिकल होते हैं
कभी देते हैं कभी नहीं भी देते हैं, ज़्यादातर तो ऐसे ही होते हैं। अगर 100 लोगों की बात की जाए तो यह जो है रिसर्च के आधार पर देखा गया, किसी भी प्रतियोगिता में कितने बच्चे कॉम्पिटेंट होते हैं, ऊपर के 10% बच्चे जो है इसको हम कह सकते हैं वो कॉम्पिटेंट है, नीचे के जो 10% है वो बिल्कुल बेकार होते हैं। वो इसलिए फॉर्म भर देते हैं क्योंकि सब भर रहा था तो उसने भी भर दिया, लेकिन बीच का जो 80% रहता है वो मीडियोकर कंडीशन में है, वो बच्चे बहुत खतरनाक होते हैं। उनको अगर मौका मिले, अवसर दिया जाए, वो बच्चे किसी को भी पछा सकते हैं। वो बीच में इसका मतलब ये मत समझिए कि वो डर नहीं है, वो नहीं, वो बहुत अच्छे हैं, वो सिचुएशन का मारा है, उनको जो परिस्थिति ने साथ नहीं दिया इसीलिए वो ऊपर वाले 10 में नहीं आए। वो कभी भी खिसक के आ सकता है। आपने कई उदाहरण देखा होगा कि बच्चा जो है मैट्रिकुलेशन 3rd डिवीजन से किया हो, सब समझा रहे बेकार है, कुछ नहीं करेगा। मैं जानता हूँ कई ऐसे लोगों को, इंटरमीडिएट की सामान्य रूप से किया, चला गया दिल्ली पंजाब कमाने के लिए, अचानक से उसकी मानस पटल गया कि नहीं हमें अच्छा बनना है, और अभी वो जो है अच्छे पदों को शोभित कर रहा है, और उनके क्लास में जो बहुत अव्वल आता था वो बच्चा जो है नौकरी किसी तरह जिंदगी जी रहा है। ऐसे कई उदाहरण हैं। तो हमें जो है तो एक तकनीक तो ये हो गई सर, और कौन सी तकनीक हम लोग को अपनाते हैं उसके बारे में चर्चा करें, जो हम लोग करते हैं। और क्या करते हैं सर? मूल्यांकन करते हैं। हम लोग मूल्यांकन करते हैं, कितने तरह का मूल्यांकन करते हैं सर? कितने तरह का? आंतरिक और बाहरी रूप अलग हो गया। ये देखिए एक मूल्यांकन है जिसे हम फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है ना, फॉर्मेटिव असेसमेंट, और दूसरा हमारा होता है समेटिव। समेटिव टेस्ट हम लोग करते हैं लास्ट में एग्जांपल या त्रैमासिक, उसको भी समेटिव कहेंगे। यानी इसका मतलब क्या होता है? जोड़, योगात्मक, और जो योगात्मक है कि उसको हम जो है सबका निचोड़ लेकर के एक बार हमने जज किया कि बच्चों के व्यवहार में कितना परिवर्तन होता है, ये समेटिव वर्क। और फॉर्मेटिव जो है यूनिट वाइज वो क्या है? यूनिट वाइज है, क्लास वाइज। फॉर्मेटिव आप पर्टिकुलर नहीं ले सकते हैं। फॉर्मेटिव के लिए कोई स्पष्ट निर्देश नहीं होता है, वह टीचर के टीचिंग टेक्निक पर डिपेंड करता है कि कैसे लेना। मान लीजिए आपने छोटा सा एक टॉपिक, आपने एससीईआरटी की किताब में देखा होगा, हर एक जो है यूनिट में भी यूनिट बटे रहते हैं, सब यूनिट्स होते हैं। एक को आपने पढ़ाया, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, उस क्वेश्चन का जवाब बच्चों से अपेक्षा की जाती है, उसका जवाब वो देंगे। आप प्रतिदिन भी चाहें तो उसे आप टेस्ट लेकर के रखिए, तो वह हमारा फॉर्मेटिव है। तो एक तरीका तो यह हो गया। और कौन सी ऐसी बातें होती हैं हम लोग लर्निंग आउटकम के लिए और कौन सा तकनीक इस्तेमाल करते हैं? सीसी को कंटीन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन को। अब देखिए क्या यहाँ देखिए, अगर हम बात करें नॉलेज जो है हम दो तरीके का बच्चे को देते हैं। एक नॉलेज हमारा वो कहलाता है डेक्लेरेटिव नॉलेज। जैसे हमने बच्चों को दिया कि भारत की राजधानी दिल्ली है, अब बताइए कि यह नॉलेज जो है, इस नॉलेज को देने में आपको क्या लगता है? बच्चों ने कोई अपना माइंड जो है एक्सरसाइज किया कुछ? दिल्ली जो है भारत की राजधानी है, न्यू दिल्ली, पटना जो है बिहार की राजधानी है। आपने बच्चे को लिखा दिया, बच्चे उसे याद कर लिया। यहाँ जो है, यहाँ कौन सा आप टेस्ट लेंगे? यहाँ जो है इसको देने के लिए ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है, आपने उसे दिया जो है और उसका जो है वो उत्तर लिखिएगा। यह डेक्लेरेटिव नॉलेज है। और दूसरा हमारा एक नॉलेज जो है जिसे हम कहते हैं प्रोसीजरल नॉलेज। ये प्रोसीजरल नॉलेज क्या है कि जैसे आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन लगाते हैं, आप किसी टॉपिक में, मान लीजिए आप 11th 12th में हैं और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आप मैथ्स का बता रहे हैं, तो आप क्या सीधे आप क्वेश्चन देंगे उसका उत्तर लिखिएगा? वो क्या नहीं बनाएगा,
कंटिन्यू करेगा। तो यह नॉलेज जो है इसमें कई स्टेप्स की आवश्यकता होती है, आपको अपना माइंड जो है उसमें खपाना पड़ता है। दैट नॉलेज नोन एज प्रोसीजरल नॉलेज। तो हमें ध्यान देना है एज ए एडमिनिस्ट्रेटर, एज ए मैनेजर, हमें यह ध्यान देना है कि हमारे शिक्षक बच्चों को किस प्रकार का ज्ञान दे रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं, मैंने देखा है सर, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने कई जगहों पे देखा शिक्षक जो है, यह तो सब जानते हैं, हमारी भारतीय व्यवस्था में अभी तक वो मेंटल सेटअप उत्पन्न नहीं हुआ है कि हम जन्म लिए और हमने सोचा कि हम चलो शिक्षक बनेंगे, इसलिए अभी तक वो स्थिति नहीं बनी है। कहीं कुछ नहीं हुआ। यहाँ कितने लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी करते थे और जब नहीं कुछ हुआ तो चलो जो है शिक्षक बन लेते हैं। हमारी कंडीशन यही है। उस स्थिति में यह देखने में आता है वो जो है शिक्षक हैं कहाँ के, तो वह पीआरटी में है, वो सोच रहे हैं कि हमको सेक्रेटरी में हो जाता बड़ा बढ़िया रहता। कोई सेक्रेटरी में है तो वो सीनियर सेक्रेटरी में ट्राई करेगा, कोई सीनियर सेक्रेटरी में है तो हम जो है प्रोफेसर बन जाएंगे। वो क्या करते हैं कि एक अपना क्वेश्चन ले गए और बच्चे तो अपने यहाँ जो बच्चे हैं वो अभूतपूर्व बच्चे हैं, जो पढ़ा दीजिए उसके लिए वही नया है। एवरीथिंग इज न्यू फॉर हिम और हर, जो पढ़ा दीजिए वही उसके लिए सही है। चलो बच्चा कॉपी निकालो, हम लिखाते हैं इसके अलावा, उससे क्या हुआ, हम सोच रहे हैं हमारे को फायदा हो रहा है, उनको भी फायदा हो रहा है। उनको फायदा नहीं हो रहा है, आप उसका सिलेबस इतना पढ़ा रहे हैं, तो यह भी ध्यान देना हमारा काम है। केवल अगर पढ़ा भी रहे हैं, मान लीजिए कुछ ऐसे शिक्षक हैं तो क्लास में बातें पढ़ा रहे हैं, लेकिन केवल अगर डेक्लरेटिव नॉलेज को दे रहे हैं तो एज एडमिनिस्ट्रेटर आपका रोल है कि उसे समझाइए कि नहीं, आपको डेक्लरेटिव नॉलेज ज्यादा नहीं देना है, बच्चे तो खुद भी वो कर लेंगे, आपको जो है प्रोसीजरल नॉलेज पर ध्यान देना है। अगर प्रोसीजरल नॉलेज आप नहीं दे रहे हैं, दैट मींस आप जो है अच्छे से विद्यालय हित के लिए काम नहीं कर रहे हैं। तो ये चीज आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। उसी तरीके से मान लीजिए स्किल की बात करें तो स्किल में हम यहाँ भी दो तरह के स्किल्स आमतौर पर शिक्षक अपने क्लासरूम में देते हैं। ये हम आपके ज्ञान वृद्धि के लिए नहीं ये ट्रेनिंग सेशन ऑर्गेनाइज किए, यहाँ सभी लोग ज्ञानवान व्यक्ति नहीं बैठे हुए हैं, सब कम से कम एमएससी होंगे, बीएड होंगे, डीएड होंगे, कोई एमएड होंगे, कोई रिसर्च भी किए होंगे, आप डॉक्टर भी होंगे। आपको वो चीज नहीं है। यह जो ट्रेनिंग मॉड्यूल है इसका वर्क यही है कि आप अपने शिक्षकों को कितने अच्छे तरीके से अपने विद्यालय के हित के लिए तैयार कर सकते हैं। इसलिए मैं आपसे बार बार वही बात कर रहा हूँ। स्किल की अगर बात आए तो दो तरह के स्किल्स होते हैं, एक स्किल है यहाँ भी जेनेरिक स्किल्स होते हैं और स्पेसिफिक स्किल्स। अगर जेनेरिक स्किल्स की बात की जाए तो यह क्या होता है, यह ट्रांसफरेबल होता है। अभी ट्रांसफरेबल मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए आप कम्युनिकेशन स्किल की बात करते हैं। कम्युनिकेशन स्किल क्या है, अभी जो मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ यह क्या है, यह कम्युनिकेशन। यह कम्युनिकेशन का एक माध्यम है कि लेक्चर मेथड से मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ एक्टिविटी भी मैं करा सकता हूँ, लेकिन कितने लोगों को अगर एक्टिविटी में शामिल करूँ तो पता चलेगा कि एक छोटी सी एक्टिविटी में पूरी क्लास खत्म हो जाएगी। तो हायर एजुकेशन आप जिस जगह पे हैं, ये पूरे बिहार का केवल 6, पूरे बिहार में 6 सिटी है, उसमें से एक यह भी है कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन। आपके टीचिंग पेडागोग के लिए इससे बड़ा संस्थान जो है बिहार में कोई नहीं था। इससे बड़ा संस्थान जिस प्रोसेस में आप बीएस कैडर की बात करते हैं, वहां जो है इससे बड़ा संस्थान कोई भी नहीं होता है। यहाँ कौन सा मेथड अपनाया जाएगा, क्योंकि आप कोई बच्चे तो है नहीं, सब लोग हायर एजुकेशन लेकर के यहाँ बैठे हुए, इसीलिए यहाँ लेक्चर मेथड ही चलता है। हाँ, लेकिन अगर इसी मेथड को आप अपनाते हैं अपने स्कूल में, आपके शिक्षक अपना रहे हैं, तो क्या होगा, वो सही होगा क्या, वो नहीं होगा। वहाँ आपको लर्निंग आउटकम में यही ध्यान रखना है कि लर्निंग शुड बी चाइल्ड सेंटर्ड हो। वहाँ बच्चे को करने के लिए शिक्षक प्रेरित करें, यह नहीं कि मैंने देखा है सरकारी स्कूल को अगर हटा दिया जाए प्राइवेट स्कूल की बात, तो वहाँ क्या होता है कि आमतौर पे बड़े बनाए नोट्स होते हैं और उसे
आजकल अब वो प्रिंट भी नहीं देते, व्हाट्सएप का जमाना है, व्हाट्सएप पर भेज दिए। अब उनको बच्चे जो अपने पेरेंट्स को परेशान करते थे, पापा उसके आया है व्हाट्सएप पे नोट्स, पापा सर बोले उसको उठा देने के लिए, उसको उतारना है या इसका प्रिंट आउट निकाल देंगे, उसको हम उतारेंगे। बच्चे इसी में लगे रह जाते हैं। क्या हमारा उद्देश्य वो है? हमारा उद्देश्य वह तो नहीं है ना। तो हमें जो है इन सब बातों को ध्यान देना। तो कम्युनिकेशन स्किल जैसे है, तो कम्युनिकेशन स्किल की बात की जाए वो केवल एक सब्जेक्ट के लिए नहीं होता। कम्युनिकेशन स्किल की आवश्यकता कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें नहीं होगा? यह ट्रांसफरेबल है। आप अगर कम्युनिकेशन स्किल की बात बता रहे हैं तो वह सभी सब्जेक्ट के लिए हो सकता है एप्लीकेबल। तो ऐसे स्किल्स जो है यह ट्रांसफरेबल कहलाता है और वो जेनरिक स्किल्स। अगर दूसरी स्किल्स की बात की जाए, स्पेसिफिक स्किल्स की, वहां कौन सा ऐसे स्किल होगा सर? आप लोग कौन सा बता सकते हैं? कोई ऐसे कौन से स्पेसिफिक स्किल्स है जो आपके शिक्षक क्लास में करते हैं? एक्सपेरिमेंटल होगा। हाँ बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसे हमें लेबोरेटरी में जाकर कोई एक्सपेरिमेंट कराना, सपोज हमें मीथेन गैस बनाना। अब वहां जो है अगर हम बच्चे को जो है स्पेसिफिक नहीं दे देते, अरे ऐसे बनाना, ऐसे बनाना बन जाएगा, तो वहां क्या होगा? हमें तो स्टैंडर्डाइज होना पड़ेगा। उस स्किल को दिखाने के लिए कहाँ ले जाना पड़ेगा? हमें लेबोरेटरी ले जाना पड़ेगा, वहाँ सारी चीज उसको देनी पड़ेंगे, तब जाकर के जो है मीथेन गैस बनके वहाँ तैयार होगा। यह स्किल जो हमारा स्पेसिफिक स्किल्स है, इसको हमें ध्यान में रखना होगा, तभी हमारा लर्निंग आउटकम अच्छा होगा, नहीं तो हमारा लर्निंग आउटकम अच्छा नहीं हो सकता। देखिए अब इसमें क्या है कि अगर हम दो तरह का असेसमेंट जो है हम हर हमेशा करते हैं, उसमें हमारा जो फॉर्मेटिव और समेटिव है ये हम लोग अक्सर करते हैं, लेकिन एक शब्द आपने सुना होगा, एक है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, दूसरा होता है असेसमेंट फॉर लर्निंग। यह दोनों क्या होता है? तो बताइए असेसमेंट ऑफ लर्निंग और असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या होता है? क्या होता है? थोड़ा सा अंतर है। एक है असेसमेंट ऑफ लर्निंग और दूसरा असेसमेंट फॉर लर्निंग। ऑफ मतलब क्या होता है? तो लर्निंग जो है, लर्निंग किसको दे रहे हैं? अपने बच्चों को। तो लर्निंग का जो है आकलन करना कि बच्चों ने कितना जो है सीखा, उसके लिए ही हम लोग ज्यादातर क्या करते हैं, इस सब तरह के लर्निंग आउटकम्स को करने के लिए जांच परीक्षा लेते हैं, फॉर्मेटिव टेस्ट है हमारा। उसी तरीके से हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि उसका स्कोर कितना है, स्कोर ओरिएंटेड जो जितनी भी चीज है, ऑब्जेक्टिविटी पर ध्यान देते हैं, ये सब उसमें आएगा। लेकिन जब हम असेसमेंट फॉर लर्निंग करते हैं तो वहाँ हमारा समेटिव होगा, वहाँ हम देखते हैं कि बच्चे अपने व्यवहारगत परिवर्तन में कितना चेंज हुआ, वो अपने आप को जो चीज बता रहे हैं वहाँ नॉर्मल डेली लाइफ स्किल में उसका कितना इस्तेमाल कर रहा है, वहाँ असेसमेंट फॉर लर्निंग होता है। इस चीज का हमें ध्यान देना है कि हमारे शिक्षक जब लेसन प्लान बना रहे हैं तो इस दोनों चीज का समावेश उसमें करते हैं कि नहीं करते हैं। देखिए सर, आप सभी सौभाग्यशाली हैं, भले उसके नकारात्मक पहलू को अगर कुछ देर के लिए छोड़ दिया है, कुछ देर के लिए आप उसको भूल जाएंगे। ये बताइए कि हमारे यहाँ जिला शिक्षा पदाधिकारी काम करते हैं, जिला शिक्षा पदाधिकारी के टोटल स्टाफ की संख्या कितनी होगी? जिला शिक्षा पदाधिकारी जहाँ आप बार-बार चक्कर लगाने जाते हैं वहाँ कितने स्टाफ हैं? 25 होंगे, 30 होंगे, 40 होंगे, 50 मैक्सिमम। यहाँ कितने सारे ऐसे स्कूल होंगे जिस स्कूल में शिक्षकों की संख्या 30, 35, 40 तक है कि नहीं सर? तो जितना वो डील कर रहे हैं उससे ज्यादा चुनौती भरा काम आपका है। वहाँ जो काम होता है उस काम में बताइए तो वो लोग क्या करते हैं, उन लोगों का काम क्या है, उनके जितने भी स्टाफ हैं सब जो है लिपिकीय कार्य में ही रहते हैं। जो आदेश आया उस आदेश का जो है फॉर्मुलेशन करने में ही समय उनका बीत जाता है। आप क्या है
आपकी वैल्यू सर कहीं उनसे ज्यादा है, अगर उसकी अहमियत को समझेंगे तब। ये बताइए जो लोग सेकेंडरी के यहाँ शिक्षक हैं, आप अपने यहाँ से सर्टिफिकेट इशू करते हैं, क्या कोई डीओ आपके सर्टिफिकेट इशू कर सकता है? आपके एकेडमिक्स जो है उसके उनका है बहुत रहता है कहीं, देखा आपने? नहीं रहता। यानी वो क्या है, वो बीच की कड़ी है सर, वो हम लोग के बीच की कड़ी है। केवल डायरेक्टर माध्यमिक या डायरेक्टर प्राइमरी से लेटर निकला, उस लेटर को कैसे इंप्लीमेंट करना है हम तक जो है उनके बीच का वो माध्यम है। लेकिन आप केवल माध्यम नहीं है, आप वो चीज है जिसके स्टाम्प का पूरी दुनिया में वैल्यू है। आप अगर मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट को मुहर मार के देते हैं तो उसका जन्म प्रमाण पत्र ही केवल नहीं होता है, बल्कि उसका सर्वांगीण विकास का वो द्योतक है। आपकी डिग्री कहीं भी जाएगी पूरी दुनिया में, वो नकार नहीं सकता है कि ये छोटा स्कूल था इसीलिए मुहर मार करके दे दिया, किसी को वैल्यू नहीं करेंगे। तो आप अपनी अहमियत को समझिए सर जो है कि कितने बड़े पद को आप धारण करते हैं, वहाँ इस लर्निंग आउटकम्स का बहुत बड़ा रोल होता है। एक अन्यथा नहीं लेंगे सर, कल चूंकि हम लोग के सामने एक मीटिंग थी जो है, उस मीटिंग में कुछ ऐसी बातें हुई जिसका जिक्र मैं ऑफलाइन समझिएगा इसको, आपके प्राचार्य श्री को जो है तो हम लोगों से चर्चा